बैक गाइस ऑन शुभ ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। हमने अभी रिसेंटली जो ग्रेविटेशन है उसको कंप्लीट किया था। अब हम जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी अगर आप ओपन करके बैठे हैं तो आप देखेंगे जो पेज नंबर 134 है वहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया होगा, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए मैं इसमें इन वीडियोस में आपको यह अप्रोच बताऊंगा कि जब जो एग्जाम होता है सीबीएसई का उसको अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है कि आप मैक्सिमम मार्क्स को फैच कर सकें। तो बिना देरी किए समझते हैं कि हमें क्या क्या लिखना चाहिए और किस पैटर्न में लिखना चाहिए जो टीचर को पढ़ने में मजा आ जाए। तो देखिए इसने कहा है स्टेट, यानी कि बताइए। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये डेफिनेशन की डिमांड करता है। अब कहीं पे भी ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डेफिनेशन लिखी जाए। आप कोशिश कीजिए, आप फॉर्मूला भी बताएं, आप ये भी बताएं कि जो फॉर्मूले में जी है वो क्या है, ताकि जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो थोड़ा ब्रॉड हो सके और टीचर को लगे हाँ यार बच्चा वाकई में पढ़ा लिखा है, वाकई में बच्चे को नॉलेज है, पूछा इतना है, थोड़ा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि नंबर को मतलब मैक्सिमम या जितने नंबर का क्वेश्चन है पूरे के पूरे मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। यही अप्रोच टॉपर लोग फॉलो करते हैं, इसलिए उनके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए हर क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, तो इसमें है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आपको इस बारे में बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी। विद अ फोर्स, वो फोर्स कौन सी? ग्रेविटेशन फोर्स, कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसमें एक फोर्स के बारे में बात होगी। वो फोर्स कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस फोर्स के बारे में बताइए कि वो किस किस बात पे डिपेंड करती है। दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो कहीं ना कहीं यही तो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन मैंने अपने एक क्वेश्चन में ब्यूटी प्रोवाइड करा दी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके। ठीक है, दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जो दो ऑब्जेक्ट्स है ना, अब देखो अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में होता तो इसमें आप डायग्राम भी बनाते, जो डायग्राम मैंने आपको लेक्चर्स में दिखाया था। ठीक है, तो क्या कहते हैं सॉल्यूशन में, ये फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा। ठीक है, इट कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m R स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो ये मोर देन सफिशिएंट है इतना लिखना। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप एक एक टर्म्स को बता दीजिए। वेयर, अब देखो मैंने इसमें सिर्फ ये बताया वेयर G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे इतना आंसर करने के बाद है ना पूरे चांसेस है कि आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया, सब कुछ बता दिया। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, फॉर्मूला क्या है, इस कैपिटल जी की वैल्यू और इसकी यूनिट क्या है। तो मोर देन सफिशिएंट है इतना लिखना। तो आप एक बार इसको खुद से पढ़ के देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर इसी पेज नंबर 134 पे आप दूसरा क्वेश्चन पाएंगे जिसमें कहा गया राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसने कहा फॉर्मूला लिख दो। बच्चे क्या करते हैं, ये लिख देंगे कि जी ये रहा फॉर्मूला। अब यार जो एग्जामिनर है ना उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़ा सा उसे लगता है कि बच्चे को रटा हुआ है, तो थोड़ा जस्टिफाई कीजिए। लेट मतलब एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह, लेट ME बी द मास ऑफ द अर्थ, यानी मैंने लेट किया जो ME है वो अर्थ का मास है, स्मॉल m जो है बी द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट है छोटा है उसका मास है, और r जो है रेडियस है अर्थ की, और जो f है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू कैपिटल G ME स्मॉल m डिवाइड में R स्क्वायर। तब जाकर के फॉर्मूला लिखो। और अगर आप पहले फॉर्मूला लिख देते हैं तो फिर लिखना आपको वेयर F डिनोट्स दिस, कैपिटल G डिनोट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M डिनोट्स मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m डिनोट्स मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, R डिनोट रेडियस ऑफ द अर्थ।
तो ये इस क्वेश्चन की पूरी डिमांड है, यहाँ पे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पेज नंबर जब आप 136 पे आएंगे वहां पे फिर आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। मैंने अपने लेक्चर में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो जो पार्ट 1 है उसमें ही मैंने फ्री फॉल को डिस्क्राइब किया है। देखिए अब इसमें भी देखिए कैसे इसको आप लिखेंगे एक अच्छे पैटर्न में। जो रेड रेड पेन से लिखा है ना, इसको आप पेपर में अंडरलाइन कीजिए ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके, टीचर को समझ आ सके कि मेन पॉइंट्स क्या है क्वेश्चन की, ठीक। हमेशा आंसर को पॉइंट वाइज फैशन में करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, पॉइंट्स बनाए हैं। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। देखिए कितना अच्छा पॉइंट बता दिया मैंने। अभी फ्री फॉल को डिस्कस नहीं किया लेकिन ये बता दिया कि ग्रेविटी जो है ना अर्थ की, वो हर चीज को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक। एक एडिशनल पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यहां से बताऊंगा फ्री फॉल को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से रिलीज किया जाएगा, इट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, वो हमेशा अर्थ के सरफेस की ओर फॉल होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी चीज फॉल हो उसे कहते हैं फ्री फॉल, ठीक है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल या इज कंसिडर्ड एज अ फ्री फॉल। ये जो मोशन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे ही कहते हैं बच्चों फ्री फॉल। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी पेज नंबर 136 पे का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में पूछने के पूरे चांसेस है। खास करके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, लिख करके देखिए एक दो बार, समझ आ जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ ग्राउंड की तरफ फॉल होती है, ठीक है, किसी भी हाइट से जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की ओर फॉल होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है ना उसमें चेंज आता है। अब देखिए अगर किसी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। हमने मोशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ये जो चेंजिंग वेलोसिटी है ना यही प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन को ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अब जब हाइट से फेंक रहे हैं तो वो किस वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से वो चेंज आ रहा है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए इसकी नीड है नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए करा, इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार बच्चे को काफी नॉलेज है। सो इट्स वैल्यू इज गिवन बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन के आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम नंबर फैच कर पाएंगे, ठीक। सो इसका आंसर क्या था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉल, दिस चेंजिंग वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, this acceleration is known as the acceleration due to gravity, its value is given by 9.8 meter per second square। good, आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मिलेगा आपको पेज नंबर 138 पे। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपने लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया है। आप बेटर होगा आप पहले लेक्चर देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको ज्यादा समझ आएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। भाई किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस पूछे हैं। जब भी आपसे कभी भी डिफरेंसेस का क्वेश्चन आए ना तो आप एक सेपरेट टेबल बना लीजिए, जिसमें सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर, फिर लिखिए जो भी जिस बारे में पूछा है पहला टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, और कंपैरिजन कर दीजिए। तो जब आप इस चीज को कंपेयर करते हैं ना कि भाई यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा नहीं होने का, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं होने का, तो ये डिफरेंसेस को शो करता है। तो इससे क्या होता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है टीचर को, यार बच्चे को लिखने का तरीका भी आता है, तो टीचर ज्यादा से ज्यादा नंबर देता है आपको। जितने भी नंबर का क्वेश्चन होता है उतने पूरे मार्क्स दे देता है कई बार, ठीक। सो सबसे पहले मास में क्या पॉइंट है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी है मैटर की उसे ही कहते हैं मास, ठीक है। बट वेट ऑन द अदर हैंड, अब मैंने ये बताया ये डेफिनेशन है ना, ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन दे दीजिए। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी वेट क्या है, वेट एक फोर्स है जो बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक। दूसरा, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया को मेजर करता है कि भाई किसी बॉडी का इनर्शिया कितना है,
ठीक है, मास कितना है। और वेट हमेशा क्या मेजर करता है, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी को दिखाता है तो ये हमेशा ग्रेविटी को मेजर करेगा, इट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटी, ये हमेशा ग्रेविटी को मेजर करता है। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब वेक्टर है। इट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, इसका मतलब जैसे कि कई बार अगर हम मून पे गए तो मून पे कभी भी हमारा मास चेंज नहीं होगा, जितना अर्थ पे उतना ही रहेगा, लेकिन हमारा जो वेट है मून पर जाने पे वो 1/6 हो जाएगा। जब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ना उसमें यही दे रखा है कि भाई जब हम मून पे जाते हैं तो हमारा वेट 1/6 क्यों हो जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा डेराइव करने की कोशिश करेंगे। इट इज ओनली हैज मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट मीन्स वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया दोनों में। इट्स एसआई यूनिट इज केजी, इसकी यूनिट क्या होती है केजी। इट्स एसआई यूनिट इज द सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जो वेट, भाई जब वेट एक फोर्स है तो जो फोर्स की यूनिट है न्यूटन, वही वेट की भी यूनिट होगी न्यूटन।